कि वो बच्चा जो सामान्य बच्चों से किसी न किसी रूप में अलग है, और उसका आधार क्या है? मानसिकता। मानसिकता में विशिष्ट पहले स्पेशल एजुकेशन क्या हुआ कि उसको दो डायमेंशन में बांट दिया, एक पॉजिटिव डायमेंशन, एक नेगेटिव डायमेंशन। पॉजिटिव में क्या आया कि वो बच्चा जो गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड बच्चा। कौन है गॉड गिफ्टेड बच्चा? जिसका आईक्यू लेवल मोर देन अ नॉर्मल चाइल्ड है ना, कि 130 या उससे ज्यादा आईक्यू का जो बच्चा है उसको हम क्या कहते थे? प्रतिभाशाली बच्चा। दूसरे सृजनात्मक बच्चे, क्रिएटिव बच्चे, वो कौन से होते थे? क्रिएटिव बच्चे, सृजनात्मक बालक। सृजनात्मकता नाम सुना कभी? कहते कि बड़ा क्रिएटिव बच्चा है, कहते हैं ना। क्या मतलब होता है क्रिएटिविटी का? जो हाँ, मान लो एक व्यक्ति जो सारे लोगों से अलग सोच के चले, कि जो उसका जो दिमाग है, उसके दिमाग में हमने एक प्रश्न पूछा, मैंने कोई बात पूछ ली, सारे बच्चों ने एक जैसा जवाब दिया, लेकिन एक बच्चे ने सारे बच्चों से अलग जवाब दिया, अलग सोच समझ कर हमें जवाब दिया। तो इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा सामान्य बच्चों से थोड़ा हट के सोच रहा है। जैसे कहते हैं फलाने बच्चे को ड्राइंग में बड़ा इंटरेस्ट है, वो डांसिंग बहुत बढ़िया करता है, वो ये करता है, वो करता है ना, तो वो क्रिएटिविटी है। जिसको इट इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट थिंकिंग। सोच दो तरह की होती है, एक कन्वर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट होती है। इंटेलिजेंट बच्चा कन्वर्जेंट थिंकिंग का होता है, और जो डाइवर्जेंट बच्चा है वो होगा क्रिएटिव बच्चा। तो एक दूसरे क्रिएटिव हो गए। और कौन से हो गए मानसिक आधार पे तीसरे? कोई और भी हो सकते हैं। जो एक सामान्य बच्चे से अलग रहेगा बच्चा, प्रतिभाशाली हो गया, सृजनात्मक बालक हो गया, और लर्निंग डिसेबल्ड। तारे जमीन पर देखिए, किस किसी ने देखी है? किस किसी ने? सबने देख रखी है। एक मूवी है तारे जमीन पर, हाँ, वो उसमें देखना, उसमें ये चीज दिखाई गई है कि जो बच्चा का नॉर्मल लगता है उसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी है, जिसको सीखने में असमर्थता है। जिस बात को एक नॉर्मल बच्चा आसानी से सीख लेता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी बीमारी की वजह से उस बात को नहीं सीख पाते हैं, जिसकी वजह से वो लर्निंग डिसेबल्ड है। लर्निंग सीखना, डिसेबल्ड मैंने असमर्थ, सीखने में असमर्थ होना। कोई और भी होता है इसके अलावा? स्लो लर्नर। मैं पढ़ा रहा हूं, एक 5वीं क्लास का बच्चा है और उसका दिमाग ही 5वीं क्लास के बच्चे जितना ही है। आईक्यू निकालते हैं? निकाला कभी आईक्यू? आईक्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, लिखो, MA/CA गुणा 100। MA मेंटल एज ओवर बटे करो उसके नीचे, CA क्रोमोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज बटे क्रोमोलॉजिकल गुणा 100। मान लो एक बच्चा 5 साल का है और उसका दिमाग भी 5 साल के बच्चे जितना ही है। 5/5 गुणा 100 कितना आया? 100। फार्मूला है ना, फार्मूला लगाना है आईक्यू निकालने का। मेंटल एज होगी 5 साल, देखो 5 गुणा 100, 5 से 5 कट गया, कितने बच गए? 100। तो ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा 100 आईक्यू का है वो एक एवरेज बच्चा है। 100 से ऊपर वाले प्रतिभाशाली हो गए और उससे नीचे वाले कौन हो गए? स्लो लर्नर, कि जिनके सोचने समझने की, चीजों को ग्रास्प करने की क्षमता थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू अ एवरेज चाइल्ड। स्लो क्लास में होते होंगे, आप पढ़ के आए हो सारे सारे, आपकी क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे होंगे जो किसी भी कही हुई बात को देरी से समझते थे ना। उनको रखते हैं हम कौन सी कैटेगरी में? स्लो लर्नर, जिनका आईक्यू लेवल 80 से 100 के बीच में होता है। ठीक है, कोई और भी है? क्योंकि दीज ऑल आर दी पार्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। आपको पता होना चाहिए वो इंक्लूसिव एजुकेशन में देनी किसको है। हाँ, कोई और भी है इसके अलावा?
जो 100 से ऊपर वाले थे वो हमारे कौन से हो गए? प्रतिभाशाली। और 80 से उसके बीच में कौन से हो गए? ये कौन हो गए? स्लो लर्नर। ठीक है। और 80 से कम वाले ऐसे भी तो है ना, ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका आईक्यू लेवल 80 से कम होगा। मेंटली रिटार्डेड बच्चे, मंद बुद्धि बालक। अब मंद बुद्धिता को भी 3 कैटेगरी में अलग अलग बांटा गया है। वो बच्चे जिसका आईक्यू लेवल 50 से लेकर 75 के बीच में होगा, 50 to 75। मोरॉन्स उसको बोलते हैं, मोरॉन। अब हिंदी में मुझे उसका प्रॉपर शब्द याद नहीं, सर गूढ़ बुद्धि का शब्द मोरॉन, तो MORN, मोरॉन, मोरॉन। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको कोई बात कह दोगे तो उस काम को कर लेंगे, अगर नहीं कहा तो उस काम को नहीं करेंगे। नॉर्मल बच्चा तो ऐसे नहीं होता ना कि मम्मी ने कहा कि बेटा ये काम कर, वो जाते जाते इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, करता रहे काम सारे सारे वो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 75 से 80 से कम होता है और 50 तक की एवरेज के वो होते हैं, उनको मोरॉन बोलते हैं बच्चों। और वो क्या करेंगे, मान लो उसकी मदर ने, फादर ने, टीचर ने कह दिया कि भाई ये काम कर, उस काम में लग जाएगा जाके। वो क्यों कर रहा है वो सोचना नहीं उसने उसके बारे में, उसे मोरॉन कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है जो 25 से लेकर 50 के बीच में होंगे, इम्बेसिल्स, उसको इम्बेसिल्स बोलते हैं। वो उससे भी कम उसके हैं आईक्यू लेवल के, कि जिनको सिर्फ खाने का, पीने का, नहाने का ये पता है, इसके अलावा कुछ दुनियादारी के बारे में नहीं पता। और तीसरी जो कैटेगरी है इडियट्स, जिनका आईक्यू लेवल लेस देन 25 है, 25 से कम। वो देखे हैं आपने, देखा होगा कि बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ना वो खा सकते हैं, ना वो उठ सकते हैं, ना वो चल सकते हैं, वो टोटली डिपेंड ऑन द अदर पीपल है, चाहे माँ पे, बाप पे, नौकर पे कोई रखेगा उसके पास वो बच्चे रहेंगे। वो तीसरी कैटेगरी है इडियट्स। हैं तो वो भी बच्चे ना। तो वो सारे के साथ जो तीनों कैटेगरी है, तीनों कैटेगरी हमारी आती है किसमें? मेंटली रिटार्डेड कैटेगरी में। लग गए सारे पता? एवरेज बच्चा, प्रतिभाशाली बच्चा, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा और मेंटली रिटार्डेड बच्चा भी हो गया ना, लर्निंग डिसेबल्ड भी हो गया। तो ये सारे सारे क्या है, वो बच्चे हैं जो एवरेज बच्चे से हटके हैं, उनसे किसी न किसी रूप में अलग है। ये सारे हो गए हमारे वो। उसका दूसरा क्या, फिजिकल। फिजिकली एक्सेप्शनल भी होते हैं ना, कुछ बच्चे ब्लाइंड हैं, कुछ पार्शली ब्लाइंड हैं। ब्लाइंड बच्चे को नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ाना मुश्किल है। एक नॉर्मल बच्चा जिसको दिखाई नहीं देता, उसके लिए स्पेशल स्कूल्स हैं जहां पे उसको पढ़ाया जाता है, स्पेशल टीचर है, स्पेशल इन्वायरमेंट है, स्पेशल कंडीशंस है, वहां पे उस बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन जो पार्शियली ब्लाइंड है, आंशिक रूप से, वो क्या हो गया कि जिसको दिखाई तो देता है लेकिन उसको जो विजन है वो कम है, उसको कम दिखाई देता है, वो कौन सा हो गया हमारा? पार्शियल ब्लाइंड बच्चा। उसको पढ़ाया जा सकता है नॉर्मल क्लासरूम में, पढ़ा सकते हैं ना, पिक्चर में बिठा दिया उसको, है ना, कर सकते हैं। और कौन से हो गए? स्पीच इंपेयर्ड। स्पीच मैंने बोलना, इंपेयर्ड मैंने जो बोलने में असमर्थ हैं। तीसरे कौन से हो गए? हियरिंग इंपेयर्ड, कि जिनको सुनने में समस्या है। एक चीज और भी है भाई, जो बच्चा सुनने में असमर्थ होता है वो बोलने में भी असमर्थ होता है। कारण क्या है उसका? क्योंकि हम सभी, अगर हम खुद की बात करें, हम सभी कैसे हैं? जो चीज हमने सुनी है उसी चीज को हम बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बातें हम बोलते हैं, हमारे मदर ने, फादर ने, पड़ोस ने, लोगों से हमने बातों को सुना और उन बातों को हमने सीख लिया और फिर उन बातों को बोल रहे हैं। तो जब उन्हें कुछ सुना ही नहीं तो उनको तो लगता है कि बस ये जो मुंह है वो हिलता है, तो वैसे ही वो रिएक्ट करते हैं और उनको पता नहीं लगता। क्योंकि हमारे साथ यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे, उनको ये बात का पता नहीं कि हम स्पीच इम्पेयर्ड है। उनको लगता है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, उनको लगता है आवाज नहीं आ रही, उनको तो बस ये इशारे ही है, उसको समझ जाते हैं। लेकिन उस चीज को स्पीच इम्पेयर्ड हो गए, फिजिकली इम्पेयर्ड हो गए, है ना, कि किसी को हैंडीकैप, किसी की बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, ठीक है, इस तरह के लोग हो गए।
तीसरी कैटेगरी आती है सोशल इंपेयर्ड, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं बच्चे, प्रॉब्लमैटिक बच्चे, समस्यात्मक बालक। सुना कभी नाम समस्यात्मक बालक? हाँ भाई, क्लास में जब पढ़ते थे एक आधा बच्चा क्लास में ऐसा जरूर होगा वो जो समस्याएं क्रिएट करता होगा। कभी चोरी कर ली, कभी किसी को मार दिया, किसी को बट्टे से पेन उसको कर दिया, किसी को प्रकार मार दी। वो कहते समस्यात्मक बालक, जिनका काम क्या होता है कक्षा कक्ष में समस्याएं उत्पन्न करना। ठीक है, एक होते हैं बाल अपराधी बालक। ये तो सुनोगे बाल अपराधी, कि वो बच्चा जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले किसी भी तरह का कोई अपराध कर दे तो उसको बाल अपराधी कैटेगरी में रखा गया है। और उसके लिए वैसे ही प्रावधान है कि थोड़ी सी को छूट मिलती है, उसको बाल सुधार गृह में भेजते हैं, फिर वहां पे वो सीखता है और वहां से थोड़ी दिनों के बाद वो फिर छूट के घर आ जाता है। तो वो भी समस्या है ना। तो ये जो सारे के सारे बच्चे हैं जो एवरेज से अलग है, सारे के सारे बच्चे ये सारे सारे एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं। अब पहले क्या प्रावधान था कि भाई इन सबको अलग अलग पढ़ाओ। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आप स्कूल खोलो, नवोदय विद्यालय थे ना वो, कि वहां पे टेस्ट देना भाई 5वीं के बाद, और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका एडमिशन होगा वहां पे, जो बेस्ड ऑन दी कन्वर्जेंट थिंकिंग, बौद्धिक स्तर पर जो विकसित बच्चे हैं उनको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, दूसरे ब्लाइंड स्कूल थे जिसमें ब्लाइंड जाएंगे, हियरिंग इम्पेयर्ड स्कूल्स में हियरिंग इम्पेयर्ड जाएंगे। ठीक है, बाल सुधार गृह में बाल सुधार गृह वाले बच्चे जाएंगे। तो सभी के लिए अलग अलग प्रावधान पढ़ाने का, क्रिएटिव के लिए अलग था, लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए अलग था। ठीक है, तो ये सारे सारे क्या हो गए कि वो बच्चे, अगर कोई एक बच्चा एवरेज गति बच्चे से अलग है उसको अलग रखा जाए, ऐसा प्रावधान रखा गया ताकि इन बच्चों को भी शिक्षा मिले जो किसी न किसी रूप में दूसरे बच्चों से हटके हैं। सारा काम ठीक चल रहा था। अब समस्या क्या हुई, एक बच्चा जो नॉर्मल क्लासरूम में उसको समस्या थी पढ़ने में, उसको हमने क्या करा, स्पेशल बच्चों के साथ भेज दिया, कि जहां पे सारे सारे बच्चे मंदबुद्धि कैटेगरी के हैं। लेकिन वो बच्चा तो पूरा मंदबुद्धि नहीं है, तो उस बच्चों को क्या लगेगा। जैसे वो तारे जमीन पे मूवी है ना जिन लोगों ने देखी है, उस बच्चे को हटा के वहां से स्पेशल स्कूल में रेसिडेंशियल स्कूल में भेज दिया, वहां पे जाकर एडजस्टमेंट नहीं कर पाया। उसको क्या लगता है कि मैं क्या हूं, अपने भाई से अलग हूं, अपने परिवार से अलग हूं, अपने समाज से अलग हूं, कि मैं तो वास्तव में मंदबुद्धि हूं। अगर नहीं भी होगा तब भी हो जाएगा वो, कि उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ सेपरेशन आ जाती है कि मैं वो जो सामान्य समाज है जिसमें लोग रहते हैं, मैं उससे अलग हूं भाई समाज से, इसीलिए मुझे स्पेशल स्कूल में भेज दिया गया। तो ये जो सोच थी, ये सोच ज्यादा विकसित होने लगी बच्चों में। उनको लगने लगा कि हम कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों से अलग हैं, इसलिए हम सेपरेटेड हैं, अलग हैं। तो उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कि भी नहीं ऐसा नहीं करना, इन बच्चों को आपने अलग नहीं भेजना। बच्चे को दिखने में समस्या है, सुनने में समस्या है, बोलने में समस्या है, थोड़ी सी उसकी मंदबुद्धिता है उसके अंदर, वो मोरल कैटेगरी का है, लेकिन सीख तो सकता है ना। उसको अलग नहीं आपने रखना, उसको नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ाना। कि जब हम इन सारी के सारी जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई है ना, इन सारी के सारी कैटेगरीज के बच्चों को हम एक जगह लाके छोड़ दें कि भाई आप भी उसी नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ोगे। इट इज कॉल्ड द इंक्लूजन। इंक्लूजन में क्या हुआ कि ये जो सारे के सारे बच्चे थे, इन सारे के सारे बच्चों को अलग अलग स्कूलों में ना भेज के एक नॉर्मल क्लासरूम में भेज दिया। अब ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल क्लासरूम में अध्यापक पढ़ा रहा, उसमें 3 बच्चे हम मंदबुद्धि बैठा दें, क्लास चलेगी ठीक? बताओ क्या समस्या होगी? सभी बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, नॉर्मल बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, और जो स्पेशल चाइल्ड है उनको स्पेशल टीचिंग की जरूरत पड़ेगी। फिर सरकार को लगा भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तो नहीं पता भी मुझे एक MR बच्चों कैसे पढ़ाना है, मुझे नहीं पता हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों कैसे पढ़ाना है, मुझे नहीं पता कि पार्शियली ब्लाइंड बच्चों कैसे पढ़ाना है। फिर सरकार ने क्या किया, स्पेशल टीचर्स अपॉइंट किए। स्पेशल, जैसे आप बीएड कर रहे हो ना, ऐसे एक स्पेशल बीएड भी होती है, बीएड स्पेशल एजुकेशन।
जिसमें ये जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई ना सारी की सारी एक्सेप्शनल बच्चों की, इनको अलग अलग तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है। वो बच्चा जो मोरल कैटेगरी है उसको कैसे पढ़ाएं, इम्पेसिव्स को कैसे पढ़ाएं, पीरियड के लिए हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, पार्शली ब्लाइंड के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन सभी को पढ़ाने की जब बात आई कि इन सारे के सारे बच्चों को आपने नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग होगा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, स्पेशल टीचर्स अपॉइंट किए। उसका काम क्या, उसको इनहेरेंट टीचर, IN इनहेरेंट टीचर, कि जो क्या करेगा, एक टीचर अपॉइंट करा एक ब्लॉक में 10 स्कूल हैं, तो वो टीचर क्या करेगा, सुना कभी ना क्या कहता स्पेशल टीचर भी? आप में से लोकल कोई है जो यहाँ का हो, हरियाणा का? ये सारे बाहर से हैं। आपके वहां पे है ऐसा कोई प्रावधान स्पेशल टीचर का? स्कूल में होगा ना, क्योंकि वो तो, क्योंकि अगर हम समग्र शिक्षा की बात करें, SSC की बात करें, वो सेंटर की स्कीम है और उसके अंतर्गत ये भी प्रावधान है इंक्लूजन का। तो स्पेशल एजुकेशन में क्या है बच्चों, स्पेशल एजुकेशन में एक टीचर को एक ब्लॉक में अपॉइंट कर देते हैं, जिसका काम क्या है कि मान लो मेरे स्कूल में 4 बच्चे हैं जो स्पेशल बच्चे हैं, उसको बोले स्पेशल बच्चा, है ना। वो स्पेशल बच्चा, दिव्यांग बच्चा जो है, उसको पढ़ाने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि वो जो इनहेरेंट टीचर है, वो जो स्पेशल टीचर है, वो उस स्कूल में जाएगा, जो उस बच्चे का अध्यापक है उसको बताएगा भी जाके भी ऐसे पढ़ाना उसको। ये नहीं कि बच्चे ने कुछ पूछा, बच्चे से कुछ पूछा और बच्चे ने जवाब नहीं दिया कि चल बाहर जाके मुर्गा बन जा, ऐसे नहीं करना का किसी को, है पीटना नहीं किसी बच्चे को, कुछ नहीं करना। उसको पढ़ाना कैसे है ये बात सिखाएगा कौन, वो स्पेशल टीचर जाके उस स्कूल के रेगुलर टीचर को। दूसरा काम क्या है कि वो जो टीचर है वो उस स्कूल में उन स्पेशल बच्चों से जाके मिलेगा। मान लो 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों से वो मिलने का टाइम निकालेगा भी, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार वो खुद बैठ के उनको सिखाता है। वो सिखाने का तरीका भी बड़ा अलग है कि उनको आपने एक नॉर्मल तरीके से नहीं सिखाना, जैसे नॉर्मल क्लासरूम होती है कि जैसे मैंने एक बार देखा था, मैं भी थोड़ी जॉब करी है मैंने इस डिपार्टमेंट में, उसमें क्या था कि जो स्पेशल टीचर था ना वो जाता था, उसने 4 बच्चों को मंदबुद्धि कैटेगरी के जो 4 बच्चे थे वो लिए, ठीक है, उनको ना एक पेड़ के नीचे लेके गया, उनको उसने वो जो बजरी होती है ना, बजरी स्टोन्स, छोटे छोटे स्टोन्स, वो दे दिए कि उनके साथ बेटा इसको इधर करो, इसको इधर करो, इसको करो। अब बच्चों को मजा आया, क्योंकि बच्चों को खेलने में आनंद आता है ना, आनंद की अनुभूति जब हम खेलते हैं, तो वो उसको करने लगे 1 बार 2 बार 10 बार। जब वो आता तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा टीचर आ गया, हमें फिर से वो काम कराएगा। तो क्या हुआ, जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट हुआ। तो यही काम इंक्लूसिव एजुकेशन का है। अब आपका जो पेपर है, आपके पेपर में क्या कहा गया है कि ये जो बच्चे सेपरेटेड हैं, जिनको हमारे समाज ने मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से अपने आप से अलग मान लिया है, उन सारे के सारे बच्चों को आपने नॉर्मल क्लासरूम में लेकर आना है। वो नॉर्मल क्लासरूम क्या होगा, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, वो आपके सिलेबस का एक पार्ट है। सिलेबस है सभी के पास, सिलेबस है बच्चों? क्यों नहीं है? सिलेबस तो होना चाहिए ना बच्चों, ऐसा थोड़ी होता है। चलो आपकी 2 यूनिट है इसमें। यूनिट 1 है इंक्लूसिव एजुकेशन, मीनिंग, नेचर, नीड एंड फिलोसफी। अब क्या होगी इंक्लूसिव एजुकेशन, कि जब हम असामान्य बच्चों को सामान्य कक्ष में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, पढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। जरूरत क्या है बताओ, क्या जरूरत है? नीड क्या, ताकि जो, क्योंकि वो जो स्पेशल बच्चे हैं, वो स्पेशल बच्चों का भी अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। जो हमारा 2009 है, RT एक्ट 2009 है, उसमें क्या कहा गया है कि किसी भी बच्चे को जाति, धर्म, लिंग, मानसिक आधार पे शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता। अगर ये प्रावधान है तो वो बच्चा भी इसी देश का पार्ट है, इसी संविधान के अंतर्गत वो आता है, तो उसको भी हमने पढ़ाना है, चाहे वो किसी भी रूप में दूसरे बच्चों से अलग है। तो उस बात के लिए जरूरत है कि हम स्पेशल बच्चों को भी पढ़ाएं और इंक्लूसिव एजुकेशन को इंक्लूड करें। और क्या जरूरत है, ताकि उन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। क्या होता है अगर कोई बच्चा मंदबुद्धि है,
अगर वो नॉर्मल क्लास में जाएगा, स्कूल में जाएगा, तो लगता है कि चलो स्कूल में तो जा रहा है, चाहे कुछ पढ़े ना पढ़े, क्योंकि पढ़ना उसके बस की बात है ही नहीं, क्योंकि उसका जो दिमाग है वो उतना है ही नहीं कि वो चीज़ों को ग्रास्प कर सके, वो चीज़ों को सीख सके। लेकिन वो जाएगा तो कहीं ना कहीं तो उसकी डेवलपमेंट होगी, कम से कम उसको जाने का पता लगेगा, तैयार होने का पता लगेगा, कपड़े पहनने का पता लगेगा, समय की पाबंदी का पता लगेगा, इस समय जाना है, इस समय मेरी छुट्टी होगी, मुझे कब खाना है। ये जो हैबिट, इसको बोलते हैं हैबिट फॉर्मेशन। क्योंकि जो मोरन और इम्बेसिस कैटेगरी है उसमें हैबिट फॉर्मेशन ही एजुकेशन होती है, कि जिसमें सिर्फ उसको सिखाया जाता है कि आपने दैनिक कार्यों को, अपने दैनिक जीवन के कार्यों करना कैसे है, तो वो सीख रहा है कम से कम वो। और क्या जरूरत है बता भाई, पीछे क्यों क्यों रखे हैं हम इंक्लूसिव एजुकेशन, बताओ ऐसी क्या जरूरत है कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन को रखें? उसके बगैर भी काम चल रहा था हमारा। तीनों में से कोई बताओ एक पॉइंट। मैं कह रहा हूं हाँ। बच्चों, बिल्कुल सही पॉइंट, बच्चों में हीन भावना क्यों होती है? हीन भावना कि मैं दूसरे बच्चों से किसी न किसी रूप में कम हूं, हीन हूं मैं, उसके अंदर वो भावना उत्पन्न हो। अच्छा देखो, आप देखो कि मान लो एक परिवार में मान लो 3 भाई बहन हैं, उनमें से 2 तो इंटेलिजेंट हैं और तीसरे को घर वाले सारा दिन कहते रहे भी लायक है, इसके बस का नहीं 10वीं पास करना, तो क्या होगा उस बच्चे को? हीन भावना कि मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, है ना, तो मैं क्या करूंगा? तो मतलब वो स्ट्रेस, एंजाइटी, सोच तरह की बीमारियां हैं वो लगती हैं। तो ये हीन भावना बच्चों में विकसित ना हो, इसलिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। और बताओ भाई, और क्या जरूरी है? ये लिखना है पेपर में सारे से, ये क्वेश्चन 100% आएगा आपका। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, उसकी जरूरत क्या है, ये आपको लिखना ही लिखना है पेपर में क्वेश्चन। अभी जितने पॉइंट डिस्कस कर लोगे सारे याद रहेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, जो बच्चा एक दिव्यांग है, किसी रूप में अलग है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है भाई, ठीक है। उसको लगता है कि मैं तो किसी काम का ही नहीं, लेकिन जब वो जाएगा तो उसको लगेगा भी वाह क्या बात है। और बताओ, हाँ जी आप बताओ उधर 4 में से कोई। एक आपने सुना होगा शिक्षा का सार्वभौमिकरण, लिखना है? लिखना चाहते हो? लिखो। नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। पॉइंट पॉइंट बताऊंगा सिर्फ आपको। हाँ हाँ। चलो, सबसे पहला है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमी नाम सुना? सभी को शिक्षा मिले, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना है, इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत है। दूसरा पॉइंट है संवैधानिक उत्तरदायित्व। इसका मतलब क्या है कि हमारे संविधान ने सभी को शिक्षा के लिए बोला है, आरटी एक्ट में, कि सभी को एक समान रखना है। संविधान की नजर में बच्चे को जाति, धर्म, लिंग, स्थान, योग्यता के आधार, योग्यता तो है, योग्यता के आधार पर तो हम उसको अलग कर सकते हैं कि किसी भी तरीके से बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा। अगर कोई बच्चा किसी स्कूल में जाता है और वो कहता है कि मुझे इसी स्कूल में ई-मैक्स में एडमिशन लेना है, स्कूल का संस्था, स्कूल का प्रिंसिपल, अध्यापक उसको किसी भी आधार पे जवाब नहीं दे सकता। अगर ये बच्चा कहता है ना कि मान लो मैं कहूँ कि ये बच्चा अभी ये मुस्लिम कैटेगरी का बच्चा है, अभी इसको हम एडमिशन नहीं देते, आप रोक नहीं सकते। बच्चा कहते भी सिख है, हम सिख को एडमिशन नहीं देते, आप रोक ही नहीं सकते। भैया तो गोरा है, ये काला है, इसको नहीं एडमिशन देते। हो सकता है ऐसा कि किसी भी तरीके से आप किसी भी बच्चे को कक्ष में एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा लिखा गया है कि उसकी नजर में सभी के सभी लोग बराबर हैं और सभी का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है।
उसका लिखो राष्ट्र विकास, राष्ट्र का विकास करना। इसको डिफाइन कर दीजिए उस बार। किसका? संवैधानिक का? जी सर। हम सिखा दीजिए मतलब अपना लैंग्वेज में थोड़ा इजी हो जाए हमसे। अच्छा लिखना चाहते हो आप लोग? इतना समय नहीं होगा है ना, चलो लिख लो। थोड़ा सा संविधान में कैसे पॉइंट लिखूं या सिर्फ लिखूं? पॉइंट लिखवा दो आप। अच्छा अच्छा चलो। एक्सप्लेन ऐसे संवैधानिक, आपसे बोल दीजिए सर। संवैधानिक लिखो उत्तरदायित्व, संवैधानिक उत्तरदायित्व। उसके बाद है राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का विकास। इसका मतलब क्या है राष्ट्र का विकास? कैसे? इंक्लूसिव एजुकेशन से राष्ट्र का विकास कैसे होगा भाई? सिर्फ पॉइंट लिखना नहीं, उसका मतलब पता होना चाहिए। कैसे होगा राष्ट्र का विकास? सर इसमें मानवीय पूंजी का पूरी रूप से विकास हो पाएगा। मानवीय राष्ट्र स्तर पर आप लोग एक बात बताओ। हाँ सभी है, चाहे वो बच्चे सामान्य हो चाहे वो विशेष हो, चाहे महिला हो पुरुष हो, जो भी हो सब, वो एक राष्ट्र आग है। राष्ट्र का तब तक हम विकास नहीं कर सकते जब तक का सबका विकास नहीं हो जाए, चाहे वो किसी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय से नहीं हो। और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, आपने देखा होगी हर बच्चे में, हर व्यक्ति में कोई ना कोई इनेट पावर, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी योग्यता होती है जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। अब फिर वही बात आ जाती है कि आपने देखा होगा कि मान लो एक बच्चा बहुत बड़ा ड्राइंग बनाता है, लेकिन उसको कभी वो ड्राइंग बनाने का मौका नहीं मिला। लेकिन वो स्कूल में गया, स्कूल में अध्यापक ने उसको काम दिया कि बेटा आज शनिवार है और आज के दिन हम क्या करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे। तो बच्चे के अंदर जो चीज उसकी प्रतिभा थी छुपी हुई, वो उसके रूम में बाहर आ गई। बच्चे को घर में है कभी मौका नहीं मिला गाना गाने का, स्कूल में गया, कोई फंक्शन हुआ, कोई प्रोग्राम हुआ, उसको मौका मिला वो गाने का। तो उसके अंदर चाहे वो बौद्धिक रूप से असमर्थ है, लेकिन वो दूसरे उसके जो स्किल्स हैं, उसके अंदर जो पावर्स हैं, उसका जो एक एटीट्यूड है, इन हैंड जो कैपेबिलिटी उसके अंदर है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ जाती है ना। तो शिक्षा क्या करती है, अगर मान लो उनको मौका मिलेगा तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभाओं से देश में हमें कुछ ना कुछ योगदान देंगे। तो उसके साथ साथ जब उनका भी विकास होगा तो वो भी अपने आप में भी सेट हो जाएंगे कहीं ना कहीं। नहीं तो एक बंदे की टेंशन और रहेगी। मान लो एक व्यक्ति को अपने घर में पालना है ना, तो अपना भी खर्चा करना, उसके लिए भी खर्चा करना, लेकिन आपने उसको इस लायक बना दिया कि वो अपना खर्चा खुद कर सके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे व्यक्ति जब कार्य करेंगे, सोच समझ सभी की विकसित होगी, तो राष्ट्र का विकास भी अपने आप में हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, निर्धनता में कमी। निर्धनता में कमी, इसका मतलब क्या है? जब सारे कमाएंगे, सारे लोग कार्य करेंगे, सभी को रोजगार मिलेगा, सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, राष्ट्रीय विकास होगा। और राष्ट्रीय विकास होने में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का आर्थिक विकास भी होता है, और आर्थिक विकास से क्या होता है, हमारी जो निर्धनता है वो कहीं ना कहीं कम होती है। कैसे कम होगी? क्योंकि हमने उन बच्चों को जिनको हमने वंचित कर दिया था, उन वंचित बच्चों को भी हमने लाकर एक नॉर्मल क्लासरूम में बिठा दिया है। अगला पॉइंट है बच्चों, शिक्षा में गुणात्मक सुधार। शिक्षा में गुणात्मक सुधार, शिक्षा में गुणात्मक सुधार कैसे? अरे भाई, शिक्षा एक अलग विषय है, पढ़ाना एक अलग विषय है, गुणात्मक सुधार की बात कहां से बीच में आ गई?
क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, हाँ बच्चे कैसे हो सकती है इनको बच्चों को पढ़ाने से? क्योंकि पॉइंट को लिखना सफिशिएंट नहीं होता, समझना सफिशिएंट होता उसको। गुणात्मक सुधार का मतलब क्या है कि मान लो पहले क्या था, नॉर्मल क्लासरूम में नॉर्मल बच्चों के हिसाब से समय सारणी पाठ्यक्रम बनाया जाता था, लेकिन अब मुझे पता है कि मेरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा इंटेलिजेंट भी है, मोर देन 150 IQ भी है, 130 IQ का भी है, 100 का भी है, 80 का भी है। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं करिकुलम बनाऊंगा, जब मैं अपनी शिक्षण विधि की बात करूंगा, तो उसमें ये चीज आनी चाहिए कि मेरी कही हुई बात को वो बच्चा जो 150 IQ को वो भी समझ ले, और जो 80 की होगा है वो भी समझ ले। जब अच्छा नॉर्मल क्या होता था हमारे टाइम में, क्या होता था जब हम पढ़ते होते थे कि भाई अध्यापक आता था, उसको लगता था ये जो 4 बच्चे हैं ना ये बड़े इंटेलिजेंट हैं, और वो चारों की तरफ ही देखता था वो, और पढ़ा के चले जाता था क्लास में। जो मेरे जैसे पीछे बैठे होते थे ना, उनको आधी बातें समझ में नहीं आती थी कि बातें पूछे, फिर ऐसे रह जाता था सारा सारा काम। लेकिन अब वो बात नहीं है, अब जब वो पढ़ाएगा तो पढ़ाते हुए उसको इनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब देखो इंटेलिजेंट बच्चा है, मैंने ब्लैक बोर्ड पे एक सवाल किया, एक प्रश्न को मैंने हल किया, जो एक इंटेलिजेंट बच्चा है ना वो मेरी एक बार कहने से उसको कर लेगा, समझ रहे? ऐसे होता है ना कि मैंने एक बार बताया, उस बच्चे ने उसको देखा, वो सीख गया वो। लेकिन जो एक बच्चा 100 का है उसको वो सवाल दूसरी बार में समझ में आता है। जो एक 80 IQ का बच्चा है, मेरी क्लास के बच्चा है, क्योंकि 16 लर्नर हर क्लास में होते हैं, उसको वो सवाल 3 बारी बताने में वो समझ में आता है। अब ऐसी स्थिति में अध्यापक की जो शिक्षण विधि है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर मान लो मैंने सिर्फ एक बार कराया, इन 4 बच्चों के हिसाब से मैंने एक बार कराया, तो वो जो बच्चे और बैठे हैं क्लास में, 45 बच्चे और बैठे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, उनका टॉपिक रह गया। ऐसे होता है। लेकिन अगर मैं उनके हिसाब से कराऊंगा तो ये कहीं ना कहीं इनका नुकसान हो रहा है। ऐसे होता है ना। लेकिन नॉर्मल फिनोमेना की बात करो, नॉर्मल सोच की बात करो कि क्योंकि इनको तो पहली बार में समझ में आ गया, अब उसको दूसरी बार कर रहा हूँ, तीसरी बार कर रहा हूँ, तो क्या होगा, तो इनके समय की बर्बादी हो रही है, मितव्ययता बढ़ रही है। अब इस स्थिति में अध्यापक क्या करे भाई, दोनों स्थितियां है ना, क्या क्या करेगा अध्यापक? मान लो मैं उनको ध्यान रखूंगा पिछले बच्चों को, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इनको ध्यान रखूंगा वो बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। नॉर्मल क्लासरूम, नॉर्मल बात करो, किताब की बात नहीं कर रहा मैं। तो क्या करूं मैं ऐसा कि ये बच्चे भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें और उन बच्चों को समझ में आ जाए। दोनों को नहीं, उसमें क्या होता है, चलो वो भी एक पार्ट है, कंबाइन करके बैठा सकते हैं। उसमें अध्यापक क्या करता है, इन बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम दे देता है कि भाई ये दूसरा सवाल आप करो, आप लोग इसको देखो, या भाई ऐसा है आप लोग इस लाइन को कराओ, आप इस लाइन को इसको, क्योंकि इनको भी उसने बिजी करना है, उनको भी सिखाना है। तो जब इस तरह से होगा तो क्लास में जहां किस चीज को 10 बच्चे सीखने वाले थे, अब वो कहीं ना कहीं 40-50 बच्चों ने सीख ली, तो वो अपने आप में एक क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट है। सिर्फ हमने क्या करा था, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करी, लेकिन उसका फायदा पूरी की पूरी क्लास को हो गया, तो वो अपने आप में एक गुणात्मक सुधार उसमें हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता क्योंकि अगर उन बच्चों को हम समाज से अलग रखेंगे तो उसका मतलब क्या है, असमानता होगी। हमने क्या किया, उन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ बिठा दिया, नॉर्मल क्लासरूम में बिठा दिया, तो जो असमान थे वो क्या हो गए, समान। और समाज में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे को समानता मिले, मैं जो चाहता हूं, मैं जो करना चाहता हूं मुझे वो मौका मिले, तो वो असमानता वाली जो बात है वो भी हो जाए। क्लियर है ना ये पॉइंट, असमानता। अगला पॉइंट है अच्छा, इसमें सामाजिक समानता में अगला पॉइंट सामाजिक विकास है। जब समाज में सभी लोग समान होंगे, ठीक है, सभी को मौका मिलेगा, सभी आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने आप में समाज का विकास भी हो जाए। ये पॉइंट भी आप इंक्लूड कर सकते हो उसमें।
उसके बाद है शिक्षा तकनीकी का उपयोग। शिक्षा तकनीकी का उपयोग, ये क्या है? किस तकनीकी? तकनीक क्या होती है? तकनीक, टेक्निक, टेक्नोलॉजी क्या होती है? मैं क्लास में पढ़ाने के लिए गया, जब मैं एंटर करा क्लास में 100 बच्चे थे। मैं आया यहाँ पे खड़े होकर बोलने लगा कि मेरी बात तो सिर्फ 50 बच्चों ने सुनी, जो पीछे वाले 50 बच्चों को मेरी बात ही नहीं सुनी। तो मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूँगा। मैंने क्या करा, मैंने माइक लगाया, पीछे स्पीकर रखा, तो ताकि मेरी कही हुई बात वो सारे के सारे बच्चे सीख जाएं। मैं चाहता हूँ बच्चों को बताना भी नदियाँ क्या होती हैं, पहाड़ क्या होते हैं, झरने क्या होते हैं। मैं कहता हूँ भी ऐसा है, जो नदी है ना उसमें पानी चलता है और वो पानी ऐसे ऐसे चलता है कि ऐसे ऐसे पानी बहता हुआ जाता है। पहाड़ है कि ऐसे 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 पहाड़ होते हैं। कोई और चीज बता रहा हूं, दूसरा तरीका कि बच्चों आज हम नदियों के, पहाड़ों के, झरनों के बारे में पढ़ेंगे। और मैं एक बड़ी ऐसी पीपीटी बनाकर लाता हूं भाई, प्रोजेक्टर पे उसको चलाता हूं, जिसमें चलती हुई नदी बच्चों को दिखाता हूं कि बच्चों देखो नदी चल रही है। बच्चों ये पहाड़ हैं, ये पहाड़ों के लोग हैं, ये वहां की संपत्ति है, ये संपदा है। कौन सा बढ़िया दोनों तरीका? जो बच्चों को हम दिखा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और दूसरी बात एक और भी है, जो बात हम सुनते हैं वो हमें 2 दिन याद रहती है, जो बात हम देखते हैं वो हमें ज्यादा दिनों तक याद रहती है भाई। तो जो चीज जहां पे इसको बोलते हैं यूज ऑफ 2 सेंसेस, सुनने में सिर्फ हमारी एक सेंस काम करती है, कान काम करते हैं, मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर मैं उसको दिखाऊंगा तो मेरी सुनने वाली और देखने वाली 2 सेंसेस काम करेंगी। और जहां पे मोर देन 1 सेंस काम करती है वो हमारी परमानेंट मेमोरी में कुछ ना कुछ इंक्रीज करती है एज कम्पेयर टू 1 सेंस। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। अब क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन में, क्या है, मेरे को पता है क्लास का बच्चा जो 80 IQ का है, 70 IQ का है, ठीक है, बेचारा उसको विजन की समस्या है, किसी को हियरिंग की समस्या है, तो क्या होगा जब मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगा? सारे के सारे बच्चों, वो सिर्फ एक बच्चों को फायदा नहीं होगा। मैं सोच कर आया हूं कि मेरे पास में ये 3 बच्चे हैं ना, ये 3 बच्चे बेचारे क्या हैं, मंदबुद्धि हैं, या 3 बच्चे मंदबुद्धि से दिव्यांग बालक है, 3 बच्चे ये। उन 3 बच्चों के लिए मैंने सारा काम करा, लेकिन फायदा किसका हुआ? सबका फायदा हो रहा ना। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हम करते हैं जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। उसके बाद है भाई व्यक्तिगत जीवन का विकास। व्यक्तिगत जीवन का विकास, व्यक्तिगत जीवन क्या होता है? क्या होता है व्यक्तिगत जीवन? 2 जीवन होता है, सामाजिक जीवन, एक व्यक्तिगत जीवन। सामाजिक जीवन, जो अपने लिए जीते हैं। हाँ, समाज में कि जब हम अपने जीवन को जीते हुए समाज के नियमों को, समाज की धारणाओं को अपने साथ मानकर उनके साथ अनुसार अपने सारे सारे काम करते हैं, तो सामाजिक जीवन हो गया। और व्यक्तिगत जीवन जो मेरे लिए है, मेरा घर है, मेरी परिवार है, मेरी इनकम है, मेरी नौकरी है, मेरे बच्चे हैं, ये व्यक्तिगत हो गया ना। अब वो कहता है कि जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो वो क्या करेगा, उन बच्चों का, जो बच्चे किसी न किसी रूप से दिव्यांग थे, उन बच्चों में क्या होगा, व्यक्तिगत विकास होता है। ठीक है। अच्छा, एक ना पुराने टाइम में स्कूल जब हम पढ़ते थे प्लस 2 क्लास में, एक ना कहानी हुआ करती थी। उस कहानी में क्या था, सिलेबस था हमारे इंग्लिश का, उसमें थी वो कहानी। उसमें एक ऐसा स्कूल था जहाँ पे बच्चों को इन कैटेगरीज में सिखाया जाता था। वो क्या करते थे, मान लो क्लास में भाई एक बच्चे को ना रोज उसकी आंख पे पट्टी बांध देते थे, एक बच्चे का, कि आज पूरे का पूरा दिन
आपने इस बंधी हुई पट्टी के साथ पूरे का पूरा जो दिन है वो गुजारना है। दूसरे दिन किसी और दिन उसकी एक टांग बांध देते थे, फिर किसी दिन उसके हाथ बांध देते थे। उससे क्या फायदा होगा? कुछ फायदा होता होगा? बताओ। स्कूल में किसी एक बच्चे, मतलब उसके लिए जैसे वो एक्टिविटी कराता है ना, ये एक्टिविटी की तरह का एक काम था वहां पे। उसका फायदा क्या होता? कोई फायदा? क्या सोच रही होगी स्कूल की मैनेजमेंट की कि हम ऐसा कर रहे हैं? फिर वो पट्टी बांध कर उसको दिन भर रखा जाता होगा, तो फिर एग्जाम को अगर लाइफ में कुछ भी ना रहे तो फिर भी वो अपना काम खुद कर सकता है अगर कुछ हो जाए। हाँ जी। सर जैसे जो जनरल सामान्य बच्चे और उनके मन में एक विशेष बच्चों के लिए जो वो फील करते हैं वैसे फीलिंग क्या होता है कि जब आपकी क्लास में स्कूल में पढ़ते हैं ना, एक कोई एबनॉर्मल बच्चा आ जाता है, एक कोई दिव्यांग बच्चा आ जाता है, तो दूसरे बच्चे क्या करते हैं? उसका मजाक उड़ाते हैं ना। जिससे वो उनका मजाक नहीं उड़ाते। ठीक है। अब जब उस व्यक्ति का मजाक उड़ेगा उस बच्चे का, तो उसको बुरा लगता है, बुरा लगेगा ना। मतलब किसी की आंख खराब है, इसको भी ये तो अंधा है, उसको बार बार ऐसा कहते रहे, बुरा लगेगा ना उसको। अब वो स्कूल में क्या करते थे, उस बच्चे की आंख में पट्टी बांध दी तो उसको रियलाइज हो कि इस व्यक्ति को कैसे अपना जीवन जीता है। ये व्यक्ति टांग बांध कर कैसे एक दिन अगर गुजारना पड़े, हम एक दिन गुजार सकते हैं, इसे तो पूरी जिंदगी गुजारनी है। ताकि वो जो फीलिंग है, जो सेपरेशन की फीलिंग है, अलग रहने की फीलिंग है, वो दूर हो जाए बच्चों का। उनको लगे कि भी नहीं, जो इसके साथ हो मेरे साथ भी हो सकता है कभी ना कभी। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द 90s में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर बाद में ये मतलब भी उसके बाद स्पेशल एजुकेशन ये पॉइंट्स है, फिर वहां पे इस चीज को नियम करा जाता है। तो ये चीजें क्या है? व्यक्तिगत विकास की बात करते हैं कि व्यक्ति का विकास होता है। और बच्चों में जब हम रहेंगे, उनको पता है समाज में जब हम जाएंगे तो हमें ये सारे सब लोग देखने को मिलेंगे वहां पे, समाज में। फिर वो व्यक्ति जिसको एक दिन हमने पट्टी बांध के रखी है, वो जाएगा, कभी ठोकर लग के यहाँ गिर रहा है, कभी वहां गिर रहा है, वो कभी उसके हाथ में कुछ लग रहा है, तो उसको बोला भी बाकी बड़ी डिफिकल्ट लाइफ है ना। तो ये चीजें क्या है कि कहीं ना कहीं सोच को विकसित करती हैं, समझ को विकसित करती हैं। और सबसे जरूरी हमारी सोच और समझ ये जो विकसित होनी चाहिए। शारीरिक तो अपने आप हो जाता है विकसित, मानसिकता जब विकसित होती है तो वही हमें हमारे जो टारगेट है ना उसकी तरफ में अपने आप ले जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवार के लिए संतोष, सेटिस्फैक्शन फॉर द फैमिली। परिवार के लिए संतोष या सांत्वना। होगा? कोई फर्क पड़ेगा? आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए इंक्लूसिव का, इन सारे पॉइंट्स को लिख देना उसमें। और एक बात और ध्यान रखना भाई, अगर आप लोगों ने वाकई पास होना है, पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। क्योंकि अगर आपने लिखा है तो आपको कुछ ना कुछ नंबर तो जरूर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने नहीं लिखा, मतलब उसने कोई क्वेश्चन पूछा, आपको नहीं पता वो क्वेश्चन क्या है, आपको नहीं पता वो उसमें क्या पूछना रहता है, लेकिन आपको पता नहीं इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, उसकी जरूरत क्या है, कम से कम ये पॉइंट लिख दोगे, अगले वो लगेगा भी इसको चलो कुछ तो आता है, इसको पता भी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। 5 नहीं देगा, 4 दे देगा, 3 नंबर देगा, 2 दे, कुछ तो देगा ना आपको। नहीं लिखा छोड़ेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इसलिए सारे पेपरों में ये बात ध्यान रखना कि आपने छोड़ना कुछ नहीं। अब आपका यूनिट सिस्टम है, हर यूनिट में से 2 पार्ट है, कोई पार्ट एक आपको करना है, 5 के 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करके आने हैं। और एक बात और ध्यान रखना, जब पेपर हम करें ना, पेपर को करते हुए सबसे पहले आप पेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर देना। जर्नी 36 पेज होते हैं उसमें पेपर शीट पे आपकी, ठीक है। 7 नंबर पे आपने 7 पेजेस में जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर देना। अब जैसे ये पेज है ना, इस तरह से होंगे आपके, वो ये शीट है आपकी ना, तो इसमें 3.5 पेज, 1 2 3 और ये 3 दूनी 6 और 1 7। आपका जो क्वेश्चन है वो इन 7 पेजेस में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 7 से 8 करोगे तो अगले के लिए कम रह जाएगा, ठीक है ना। तो आपने एक्सीड भी नहीं करना इसको, पेज को।
और उसके बाद करना है, और कोशिश करना कि पहले बड़े क्वेश्चन करो। आप लोग क्या करते हो, जो मैंने पेपर चेक करे हैं आप लोगों के साथ क्या समस्या मुझे देखने को मिली ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, जब मैंने पेपर चेक किए, आप लोगों ने बीएड के बच्चों ने जो पहला क्वेश्चन होता है ना, अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, सबसे पहले वो करते हैं। और उसमें 3-3 सीटें, 4 नंबर की छड़ देंगे, उसमें 3-3 सीटें भर देंगे उसमें। और क्या करेंगे उससे, मैं कितने नंबर दूंगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम कितने नंबर दूंगा, आपने बढ़िया लिख दिया 3 दूंगा मैक्सिमम, है ना। लेकिन आपने क्या करा, उसको इतना बड़ा लिया, 4-12 पेज में भर दिया, अगला क्वेश्चन आपके पूरे का पूरा छूट गया 20 नंबर का। और एक चीज और होती है, अभी जब हम पेपर करें ना, पहले आपने यूनिट दूसरी तीसरी चौथी में से कोई बड़ा क्वेश्चन उठाओ, पहले 4 बड़े क्वेश्चन करो, मान लो बाद में आपके 15 मिनट बचे हैं ना, लास्ट में जाके आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। शुरू में जब हम लिखते हैं तो बड़े बढ़िया बढ़िया फूल बना के उसमें लिखेंगे, पत्तियां बना बना के लिखते हैं, है ना। तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन ने पत्तियां बना दी और लास्ट में कुछ भी नहीं बनाया, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, सारे सारे बच्चे, अगर पास होना है सबसे पहले बड़े क्वेश्चन करो 4, और लास्ट में 15-20 मिनट, 20 मिनट भी अगर बचते हैं, वैसे 35 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका, 35 मिनट चाहिए होते हैं आपको अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन, तो 20 मिनट में आप 4 के 4 वो कर दोगे। और उसमें कोशिश करनी है कि आपने सिर्फ इतना ही भरना, जैसे ये एक पेज है ना, 4 मिनट में एक पेज भरना आगे पीछे, बस, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना। शॉर्ट नोट वाले, शॉर्ट नोट वाले। हाँ, शॉर्ट नोट बड़े, हाँ, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा पेज भरते हो और लास्ट में वो पेज आपके कम रह जाते हैं, फिर लास्ट में सीट खत्म, सीट दोबारा मिलेगी नहीं, और फिर क्वेश्चन पूरे का पूरा रहेगा आपका। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो आपके सिलेबस में एक तो ये है इंक्लूसिव एजुकेशन का, दूसरा इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है आपके मॉडल्स, मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्योंकि इस समय अभी मैं रोज तो आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं तो आज के लिए आया हूँ, 1 बज गया, तो आपको मैं मॉडल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि मॉडल भी आपने कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में आपने बस उसको घुसा देना है, मॉडल को पढ़ के जाना, जो क्वेश्चन पूछे उसका जवाब देना है। जहां पे आपको लगे कि आपकी स्थिति दयनीय हो रही है, आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपने क्या करना, मॉडल्स को बीच में लगा देना, लिख दोगे एज पर दी वैंग मॉडल, एज पर दी फाना मॉडल, ढिमका मॉडल, लिख दो जो भी है। तो अगले वाले भी कम से यार मॉडल तो पढ़े हैं, क्योंकि अभी तो आप लोगों की जो स्थिति है वो पास होना आपकी जरूरत है ना। 3-4 मॉडल हैं वो मैं कराऊंगा, उसके बाद फिर आपकी क्लास को छोड़ देंगे। अच्छा, पेपर में कई बार आ जाता है कि वो इसके उद्देश्य क्या है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, तो जो पॉइंट मैंने आपको नीड में लिखवाया ना, सारे पॉइंट वो भी आपके उद्देश्य में भी आ जाएंगे, कि उसमें भी वही है कि शिक्षा सभी के लिए है, सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करनी है, चाहे वो हैंडीकैप है, चाहे डिसेबल्ड है, चाहे कुछ भी है वो बच्चा, ठीक है, वो सारे पॉइंट आ जाएंगे उसमें। अच्छा, मॉडल होता क्या, व्हाट इज मॉडल? बच्चों बात नहीं बीच में, बस 10 मिनट में छोड़ दूंगा, बात नहीं करनी बीच में। मॉडल क्या होता क्या है मॉडल? किसको कहेंगे मॉडल? कटरीना कैफ को नहीं मॉडल कहना है, बड़ी मॉडल नहीं है यहाँ पे। क्या होता है मॉडल? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पर्टिकुलर थीम। मान लिया हमने वोटिंग मशीन है, उसका हमें कोई मॉडल लेकर आते हैं, वो हमने दिखा दिया, या कोई और चीज़ दिखा दी, या हम डैम बनाया, डैम का दिखा दिया हमने, वोल्केनो है, ज्वालामुखी, उसका हम दिखा रहे हैं, तो वो कहते हैं जो उसको असली रूप में वैसे रूप में प्रेजेंट करे वो उसका मॉडल होता है। तो यहाँ पे मॉडल क्या है कि अगर हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, उसको करने के कौन कौन से तरीके हैं, कैसे उसको करा जा सकता है, वो लिखो पॉइंट आप। अच्छा, मॉडल का ना एक चीज और भी है, जो हम स्पेशल एजुकेशन की बात कर रहे थे ना, जो मैंने शुरू में स्टार्ट आपसे बात करी स्पेशल एजुकेशन की, उस स्पेशल एजुकेशन से किसकी तरफ चलना? समावेशी की तरफ चलना, कि हमने स्पेशल एजुकेशन देनी, बच्चे को अलग नहीं करना, नॉर्मल क्लासरूम में नॉर्मल बच्चों से पढ़ना है, तो इंक्लूजन है। तो मॉडल में क्या करते हैं हम, स्पेशल एजुकेशन टू इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ हम मूव करते हैं। सबसे पहला है
पूर्ण समावेशन प्रतिमान, पूर्ण समावेशन प्रतिमान, प्रतिमान अपने आप में क्लियर हो रहा है। पूर्ण समावेशी का मतलब पूर्ण समावेशी प्रतिमान, मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के मॉडल या समावेशी शिक्षा के प्रतिमान। पूर्ण समावेशन प्रतिमान, इसको फुल इंक्लूजन मॉडल भी बोलते हैं। फुल इंक्लूजन मॉडल, फुल का मतलब है कि जब हम पूर्ण रूप से समावेशी की तरफ चले जाएं। समावेशी का मतलब कि जब हम असामान्य बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को सामान्य कक्ष में पढ़ा रहे हैं तो वो समावेशी शिक्षा है। और उसमें द रोल ऑफ टीचर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अध्यापक उनको पढ़ाते हुए पूर्ण रूप से वो जो 3, 4, 5 बच्चे हैं उन सारे के सारे बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखे, उनके अनुसार वो सारी सारी शिक्षण विधियां बनाए, व्यू रचनाएं बनाए। कक्ष में जो भी मॉडल टीचिंग, जो भी चार्ट है, मॉडल है, जो भी लेकर आना है, जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है उसके अनुसार इस्तेमाल करता है। तो वो क्या होता है, अपने आप में एक तरह का, उसको पुश इन भी बोलते हैं, पुश इन मॉडल भी बोलते हैं। पुश मैंने अंतिम एकदम पूरा जोर लगा के जाना कि हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इंक्लूसिव वाले बच्चे हैं इन सारे के सारे दिव्यांग बच्चों को हम पूर्ण रूप से पढ़ाएंगे, इस मॉडल के अंतर्गत आता है। दूसरा है आपका, आप लोगों को इसको पढ़ लेना है किताब में, ये अच्छी किताब है, जसवंत विरक की बुक है, इसको ले लेना सभी ने, हिंदी में है। दूसरा है व्यंग अनुकूलित अधिगम। व्यंग अनुकूलित, व्यंग अनुकूलित अधिगम, व्यंग WANG प्रतिमान। क्या होता है अनुकूलित, अनुकूल, सुना कभी नाम अनुकूल, कि अब की बार जो परिस्थितियां हैं मेरे अनुकूल हैं, क्या मतलब इसका, या अब की बार जो परिस्थितियां हैं मेरे प्रतिकूल हैं। हाँ जी, कि जब परिस्थितियां मेरे हिसाब से हों, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये चीजें होनी चाहिए, उसी हिसाब से हो जाती हैं। और प्रतिकूल, जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा न होके उसके विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं। यहाँ पे है अडेप्टिव लर्निंग। इसमें क्या होता है कि जब वो बच्चा है जिसकी जरूरत है, उसकी जरूरत के अनुसार, वैंग ने क्या कहा, उस बच्चे की जरूरत के अनुसार आपने पूरे के पूरे क्लासरूम एनवायरनमेंट को क्या कर देना है, प्रतिकूल नहीं करना, उसको अनुकूल कर देना है। कि उस बच्चे की जो जरूरत है, जो अधिगम करना चाहता है बच्चा, जो वो स्लो लर्नर है, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चा है, उसके अनुसार आप क्या करो, उसकी अडॉप्टिव जो लर्निंग है उसके अनुसार आप सारी सारी चीजों को परिवर्तित करो। क्या क्या परिवर्तित होंगी, कि मैंने कहा चीजों को परिवर्तित करो, किस किस को परिवर्तित करना भाई, टीचर। क्लासरूम में सबसे इंपॉर्टेंट टीचर है। अगर मान लो वो टीचर ही नहीं चाहता कि मैं इस बच्चे को पढ़ाऊं, होता है ऐसा, अध्यापक ही नहीं चाहता कि मेरे को पढ़ाऊं बच्चों को, वो कहते हैं कि यार 3 बच्चे मेरा दिमाग खराब कर दिया, है ना। तो सबसे पहले किसको अनुकूलित होना है, अध्यापक को।
अध्यापक अगर सोच कर आएगा कि मैंने इनको पढ़ाना है तभी वो पढ़ा पाएगा। लेकिन अगर वो सोच के आ गया ना, अच्छा कई बार क्या होता है, जैसे ना ये नॉर्मल बात कर लो, स्पेशल बच्चे नहीं है, नॉर्मल क्लासरूम के बच्चे हैं, मान लो क्लास में ना कई टीचर, मतलब मेल टीचर है, वो सोचता है कि भाई मैंने इन लड़कों को बड़े तरीके से पढ़ाना, और लड़की ने कोई पूछ लिया, चुप बैठ जा नीचे, कुछ नहीं ये करना वो नहीं करना, जा कोई मैडम कि लड़के ने कुछ पूछा उसको बता दिया, लड़कों नहीं नहीं ये नहीं करना। इसका मतलब क्या है कि उसके जो दिमाग में पहले से ही कुछ ना कुछ ऐसी बात है कि वो सारे के सारे बच्चों को पढ़ाना नहीं चाह रही, या पढ़ाना नहीं चाह रहा है वो। तो वैसे ही अध्यापक के दिमाग में भी चीजें होती हैं, कई बार वो बच्चों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। आपने देखा होगा, पहले क्लास में 2 बच्चे हैं, वो बच्चे पहले काम नहीं करके 2 बार 3 बार ऐसे वो काम नहीं उसने करा, तो अध्यापक ने धारणा बना ली कभी ये तो माता का माल है, इसको मैंने पढ़ाना ही नहीं। तो वो कहते हैं ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले किसको ठीक करना जरूरी है, किसकी सोच को, अध्यापक की सोच को ठीक करना जरूरी है। दूसरा, कैसे होगा अनुकूलित वातावरण? मैं चाह रहा हूं कि मेरी क्लास का वातावरण ऐसा अनुकूलित हो जैसे आप लोग हो, आप लोग अनुकूलित हो सारे के सारे। नहीं तो बच्चे कहते हैं अनुकूलित नहीं होते, जैसे ये बच्चे सुन रहे हैं, बीच में 2-4 बच्चे अपने काम पे लगे रहते हैं बेचारे, वो है ना, मातृभाषा में बड़ा बड़ा जरूरी है। अब कई बार क्या होता है कि स्थितियां ऐसी हो जाती है कि अध्यापक जाके सामने जो सुनने वाले लोग हैं ना, वक्ता को हमेशा जो श्रोता होते हैं उसके अनुसार चलना चाहिए। जैसे आप लोग सुनने वाले हैं ना, अगर मैं यहाँ पे आके बस अंग्रेजी ही बोल के चले जाऊं तो क्या होगा, स्थिति नॉर्मल स्थिति क्या होगी, आप 2 मिनट तक मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, और 2 मिनट के बाद फिर आप क्या करोगे, बैठे बैठे ना, जब आपके दिमाग ऐसे ऐसे करते हैं ना कि हम कुछ समय के बाद 1, 2, 4, 5 मिनट के बाद उसकी बात को सुनना बंद कर देते हैं। तो जैसा भाई साहब ने कहा कि हम क्या करते हैं, हमें अडोप्टेड जो एक मदर टंग है, या मदर टंग का जो भी ऑडियंस की टंग है, जो भी ऑडियंस सुनना चाहती है, उस भाषा का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और कैसे होगा अनुकूलित वातावरण क्लासरूम का, बच्चों में ठीक सिस्टम हो, बच्चे ठीक तरीके से हो। बच्चों के अंदर अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखोगे, नॉर्मल में क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने टीचिंग नहीं लगाई टीचिंग आप लोगों ने स्कूल में जाके, कायदे से आप लोगों की फर्स्ट ईयर में 1 महीने की टीचिंग होती है, सेकेंड ईयर में आपको 4 महीने के लिए किसी एक स्कूल में जाकर वहाँ पे पढ़ाना होता है आपको, ताकि आप उन बच्चों के साथ गो थ्रू हो उसको। क्लास में अपना विषय, आपने 2 विषय लिए होंगे, किसी का हिंदी होगा, किसी का अंग्रेजी होगा, किसी का फिजिकल साइंस होगा, किसी का बायोलॉजिकल साइंस होगा, किसी का मैथमेटिक्स होगा, ऐसे है ना सब्जेक्ट आपके। तो आपको क्या करना होता है, 4 महीने के लिए अपने विषय को कक्षा में पढ़ाना होता है। अब वहाँ पे समस्याएं क्रिएट होती हैं कि कई बार जैसे वो प्यूपल टीचर है ना, अब क्लास के बच्चों को पता भाई ये मैथ्स वाले जो है ना, ये लर्नर, ये हमें पढ़ाने के लिए आएंगे। अपनी मैडम से, अपने टीचर से तो वो डरते हैं, लेकिन जब आप जाओगे तो क्या करेंगे वो बच्चे, उन्हें तो भी 1 महीने की मौज होगी ना कि मेरी मैडम तो आएगी नहीं, है ना। अब तो ये बच्चे आएंगे जो पढ़ने वाले हैं, और उनको क्या करते हैं बच्चे, उनको वो क्या करेंगे, तंग करने का जो कार्य है वो करते, पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि बच्चे हैं, मौज मस्ती करना है उनको, आनंद जिस चीज में होता है उसमें वो जाना चाहते हैं बच्चे। तो क्या होता है उसमें, उस टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान बच्चे कक्ष में समस्याएं उत्पन्न करते हैं। अब वो जो टीचर है, जैसे आप लोग जाओगे तो आप लोगों को उन समस्याओं का समाधान करना है। मान लो आप गए क्लास, मान लो आप क्लास में पढ़ाने के लिए चले गए और क्लास के बच्चे आपका शोर करें, क्या करोगे आप, कि मैं नहीं पढ़ाती तुम्हें, मैं जा रही हूं, हैं, क्या करोगे? प्यार से नहीं समझते बच्चे कहाँ समझते बच्चे प्यार से अपने बच्चे नहीं समझते जो हमारे घर में हैं, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, उनके ध्यान को कन्वर्ट करना, उनके ध्यान को डाइवर्ट करना दूसरी तरफ, कि जो बच्चे मान लो क्लास में, मान लो ये 2 बच्चे हैं, मान लो ये दोनों मैं पढ़ा रहा हूँ, ये दोनों बैठ के बात कर रहे हैं बीच में, तो मैं क्या करूंगा कि भाई हाँ आजा, ब्लैक बोर्ड पे लिख अधिगम पूर्णता मॉडल, अगली बार नहीं बोलेगा, ठीक है। वो दूसरे हैं जो मतलब वो बात करने क्लास में बैठ के मैं पढ़ा रहा हूँ, और वो उसके कान में कुछ कह रहे हैं कि पता नहीं केंद्र में शुड्डे का 1 बज गया, खाना है हमने तो जाके है, तो उसके बाद में अच्छा
कि चलो जाओ ब्लैक बोर्ड पे आप ये लिखो, या मैंने क्या पढ़ाया बताओ उसके बारे में क्या है प्रतिमान मॉडल, बैंक कौन बैंक था, क्या था बैंक, तो क्या होगा, अगली बार वो नहीं बोलेगा। तो अध्यापक को कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं कक्षा कक्ष में कि जिससे बच्चों के अंदर थोड़ा सा डर भी हो, डराने नहीं, ये नहीं पता लगता डंडा लेके चलेगा सारी क्लास को पीट दिया, ऐसे नहीं करना कुछ भी, कि आपने पढ़ाना ऐसे तरीके से है कि वो बच्चा समस्या क्लास में क्रिएट ना करे। अब आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, जैसे आपके पेपर हो जाएंगे ना, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे जुलाई में आपके प्रैक्टिकल हैं, तो आप लोगों को कक्षा कक्ष में छोड़ देंगे हम, कि जैसे आपने छठी ली, किसी 7वीं 8वीं क्लास में जाएगा, अब उन बच्चों को पता है कि भाई ये मैडम आज आई हमारी क्लास में, उसका पेपर है, तो बच्चे कई बार तो टीचर को डांटते भी, आपने तंग नहीं करने बच्चे कोई भी ये, लेकिन अगर वो ना कहे तो सरकारी, क्योंकि आपको तो प्राइवेट स्कूल है जहाँ आपकी टीपी लगेगी, सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं मानते किसी की बात, वो अपने हिसाब से सोचते हैं। तो अगर आपने टीपी लगा रखी होगी तो आपको कोई भी समस्या आएगी नहीं, वहां पे नहीं आती ना समस्या। लेकिन जब आप पहली बार जाओगे, पहली बार तो वैसे टंगे कांपती है क्लास में जाते हुए, ये जो लेक्चर स्टैंड होता है ना इसलिए होता है ये खड़ा करा यहाँ पे, ताकि पीछे खड़े हुए टांगे ऐसे जो कांप लो दिखे ना किसी को, है ना, सामने वाली क्लास के बच्चों को। तो वही चीज है कि जब आप 2 4 बार 10 बार 20 बार क्लास में जा चुके होते हैं, फिर आपको बोलने में, बात कहने में, बच्चे को डांटने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में कोई समस्या आती नहीं। तो यहीं पर भी वही समस्या, अडॉप्टेड नेचर में क्या होगा, उन बच्चों को भी अपने अनुसार हमने अडॉप्टेड नेचर में लेकर आना है। और किस चीज की जरूरत है, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पाठ्यक्रम ऐसा है कि वो समझ में नहीं आता तो क्या करेंगे बच्चे, वैसे पाठ्यक्रम जब हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं पाठ्यक्रम, मतलब मुझे 5वीं क्लास का पाठ्यक्रम बनाना है तो मैं किन किन बातों का ध्यान रखूंगा, बच्चों की आयु क्या है, बच्चों के इंटरेस्ट क्या हैं, बच्चों के एटीट्यूड क्या है, बच्चों के एप्टीट्यूड क्या है, बच्चों की फिजिकल कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से वो टाइम टेबल वो बनता है जो भी हमारा पाठ्यक्रम होगा। हाँ जी, बच्चों के रुचि क्या है। तो इसमें क्या हो गया, सारे सारे पॉइंट कि हमको ध्यान रखते हैं। अगर पाठ्यक्रम को आपको परिवर्तित करना है या पाठ्यक्रम को रोचक बनाना है, क्योंकि आपको सिलेबस मिल गया, आप उसको चेंज तो कर नहीं सकते, मतलब आप 8वीं क्लास सिलेबस नहीं चेंज कर सकते ना, लेकिन उसको आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो। वो कैसे आपने बनना है, वो भी अडॉप्टेड नेचर का एक पार्ट है। तो व्यंग ने कहा अध्यापक को बच्चों को कक्षा कक्ष की सुविधाओं को हमें परिवर्तित करने की जरूरत है, उसको ऐसा अडॉप्टेड बनाना है ताकि वो जो एक इंक्लूसिव बच्चा है वो बच्चा भी उस कक्षा कक्ष में पढ़ सके, ऐसा व्यंग का मानना था। एक मॉडल और है बच्चों, टीम टीचिंग मॉडल। टीम टीचिंग हिंदी में बोल लेंगे इसको, टीम शिक्षण प्रतिमान। क्या होती है टीम, टीम क्या होती है भाई, TEAM, टीम टीचिंग। हाँ, और टीम टीचिंग में क्या होगा कि जब हम क्या करते हैं, बच्चों का एक समूह बना देते हैं। जैसे मैंने कहा था ना पहले, जब मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि इन 5 बच्चों का मैं समूह बना दूंगा, कभी आपने इन 4 को पढ़ाना है, आपने इन 4 को पढ़ाना है, आपने इन 4 को पढ़ाना है। तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चा थोड़ा सा जल्दी सीख जाता है वो दूसरे बच्चों के साथ उनको पढ़ाता है। तो जो कोई अच्छा क्या होता है कि मान लो नॉर्मल क्लासरूम में जैसे आप लोग पढ़ के, अब तो आप लोग बड़े हो, ठीक है, आपने कुछ पूछा, मेरे से पूछ लोगे आप डायरेक्टली, लेकिन छोटे बच्चे जब स्कूल के होते हैं उनको कोई बात पूछो, टीचर से पूछते नहीं, वो डरते हैं कि पता नहीं क्या कहेगा, है ऐसा होता है ना कि मान लो आपने किसी बच्चे ने पूछ लिया, मतलब इसने किसी बच्चे, मतलब ये बच्चा कोई बैठा है, जिसने मेरे से पूछ लिया कि सर आप ये करा रहे हो, उससे इसका क्या मतलब है, अच्छा बताओ बताओ क्या मतलब है, बैठ जा आराम से। दूसरी बार उसको कुछ समझ में नहीं आया, पूछेगा मेरे से, वो नहीं पूछेगा ना। लेकिन अब उसने मेरे से पूछा, मैंने उसकी एक बात के 2 जवाब दे दिए, तो उसको देखकर जो दूसरे बच्चे वो भी पूछेंगे मेरे से। तो टीम टीचिंग में क्या होता है कि जो बातें अध्यापक से बच्चे नहीं पूछ पाते हैं वो अपने उस ट्यूटोरियल जो ग्रुप का इंचार्ज है उससे वो बातें वो डिस्कस कर लेते हैं। वो टीम टीचिंग में जो भी अधिगम से संबंधित समस्याएं हैं उनका समाधान भी वहां पे बैठकर इकट्ठे करा जा सकता है। इसमें टीम टीचिंग में बच्चों के ग्रुप बनाते हैं हम सारे। एक मॉडल और है बच्चों,
रणनीति, रणनीति, व्यवधान, प्रतिमान। रणनीति, व्यवधान, प्रतिमान, ये क्या है? चौथी रणनीति। हाँ भी रणनीति होती है, युद्ध की रणनीति तैयार करना, जिस प्रकार भलाल देव ने और बाहुबली ने करी थी ना लड़ने के लिए रणनीति तैयार। सर उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्लानिंग करना। क्योंकि जब तक हम अपने उद्देश्यों को निर्धारित नहीं करेंगे तब तक हम कोई कार्य नहीं कर सकते। मान लो कक्ष में मैं पढ़ाने के लिए जाऊं और हम क्लास में पढ़ने के लिए जाएं, क्लास में पढ़ाने के लिए जाएं, हमें उद्देश्यों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि मेरा उद्देश्य क्या है कि मुझे वो सारे के सारे बच्चे जो क्लास में 50 बच्चे हैं उन बच्चों के अनुसार मुझे उनको पढ़ाना है। तो रणनीति तैयार करना, रणनीति में क्या आएगा, कब पढ़ाऊंगा। वैसे इसमें तीन फेजेस होते हैं, 3 फेजेस इसके, सुना आप लोगों को 3 फेज ऑफ टीचिंग, 3 फेज ऑफ टीचिंग 3 होते हैं। एक प्री एक्टिव होता है, एक एक्टिव होता है, एक पोस्ट एक्टिव होता है। क्या होता है प्री एक्टिव स्टेज? सर क्लास से पहले टीचर जो प्लानिंग करते हैं और इंटरेक्टिव? सर क्लासरूम के अंदर जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो, और पोस्ट एक्टिव? सर टीचिंग करने के बाद जो सब्जेक्ट टीचर को पढ़ाना है उसके बाद जानना कि स्टूडेंट को कितना पता चला है नॉलेज। मान लो मुझे आप लोगों को मैथमेटिक्स, बच्चों बात नहीं बीच में करनी है, बच्चों बात नहीं करनी इसमें। मान लो मुझे आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाना है, उसको पढ़ाने से पहले प्री एक्टिव फेज में क्या होगा कि मान लो मुझे पता लगा भी आज मेरे पास जब में बच्चे हैं, नई क्लास है, मुझे ये विषय पढ़ाना है। प्री एक्टिव फेज में मैं उसका लेसन प्लान बनाऊंगा, जैसे आप लोगों को भी बनाना है। अभी आप लोग जैसे अभी फ्री हो, थोड़े से आपका समय है, आप लोगों ने क्या करना है, आपके जो विषय हैं टीचिंग ऑफ हिंदी, टीचिंग ऑफ एसएस, टीचिंग जो भी आपके 2 विषय हैं, उन दोनों विषयों के आपने क्या करने हैं, लेसन प्लान तैयार करने हैं। और वो लेसन प्लान तैयार करके अपने टीचर को दिखा देना। आप लोग आए हो ना, जैसे मान लो आप में से हिंदी के कितने लोग हैं जो हिंदी पढ़ाएंगे, साइंस के कितने लोग हैं, फिजिकल साइंस वाले, मतलब फिजिकल साइंस वाले हैं, इसने मान लो कोई टॉपिक पढ़ाना, ग्रेविटेशन कराना है, उसने वॉल्यूम कराना है, किसी ने कुछ और कराना है, मैथ्स के जो है मतलब किसी ने ट्रायंगल कराना है, किसी ने सर्कल कराना है। और एसएसटी के कितने लोग हैं, सोशल साइंसेज वाले, जैसे आपने पृथ्वी के बारे में कराना है, आपने पर्यावरण के बारे में कराना है। आपका क्या विषय दोनों का क्या है? मैथ्स और फिजिकल साइंस। हाँ, तो जो भी आपके विषय हैं तो उसको आपने करना क्या है। अब जैसे 2-3 दिन आपके पास हैं, आप लोगों ने सिलेबस देखना है स्कूल का। स्कूल के सिलेबस में से आपको क्या करना है, कोई एक विषय जिस पे आपको लगे भी मैं बहुत बढ़िया पढ़ा सकता हूँ, उसका चयन करो आप लोग। इट इज अ पार्ट ऑफ प्री एक्टिव फेज। आप लोग जो पढ़ाओगे, आपकी उस चीज को चेक करने के लिए 5 लोग होंगे वहां पे, 4 बाहर से होंगे, एक आपका टीचर होगा। जैसे आप पढ़ाओगे ना, मान लिया कोई बताओ मुझे कोई टॉपिक, अब जैसे लाइफ साइंसेज के बच्चे हैं, लाइफ साइंसेज के बच्चों ने मान लिया बच्चों को कराना पार्ट्स ऑफ प्लांट, वो कराना चाहता है। अब प्री एक्टिव में क्या होगा, वो उस विषय को कैसे पढ़ाएगा, उसकी विषय सामग्री वो पहले तैयार करेगा, कैसे तैयार करना है। इंटरेक्टिव फेज में क्या होगा, वो क्लासरूम में जाएगा और क्लास में उसको पढ़ा देगा। और पोस्ट एक्टिव में पढ़ाने के बाद भी मैंने पढ़ाया तो बहुत बढ़िया, लेकिन मैंने बाद में 5 प्रश्न पूछे, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। ऐसे भी होता ना कि मतलब मैंने बहुत बढ़िया पढ़ाया अपनी तरफ से, लेकिन जब मैंने पूछा तो किसी ने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब क्या था कि मेरे पढ़ाने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी थी। वो कमी क्या थी, उस कमी को दूर करके अगली बार मैं वैसे ही प्री एक्टिव फेज में तैयारी करूं। तो इसमें क्या होता है, इसमें रणनीति में कि हम रणनीति तैयार करते हैं कि मुझे किस विषय को कैसे पढ़ाना है, क्या मेरी स्ट्रैटेजी होगी, क्या मेरी टेक्नोलॉजी होगी, क्या मैं टेक्निक इस्तेमाल करूंगा, क्या मैं टीचिंग मेथड इस्तेमाल करूंगा, और क्या मेरे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। इन सारी चीज़ों को हम फाइनलाइज करते हैं, इस प्रकार से हम पढ़ाते हैं। तो ये आपके मॉडल हैं।
यहाँ तक जो मैंने करवाया है, आपके मन में कोई प्रश्न, कोई शंका हो तो पूछ लो आप लोग। अच्छा लगा मेरा पढ़ाया वो, या वैसे कह रहे हो? हैं? चलो, थैंक यू। अच्छा, आप लोगों ने सिलेबस को देख लेना है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस जो हमें एक साल में पूरा करना होता है, उसको हम एक लेक्चर में पूरा नहीं कर सकते। आप लोगों की जो किताब है जसवंत कुमार विरक की बुक है, डॉक्टर साहब बढ़िया किताब है। मैं इसकी जो लैंग्वेज है वो समझने लायक है, बड़ी अच्छी इसने लैंग्वेज लिखी है। ये किताब लो, आप लोग ले लो, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, और आप लोगों ने इसको पढ़ लेना। लक्ष्मी की किताबें भी हैं, लेकिन उसके मुकाबले ये किताब ज़्यादा बढ़िया है जो आपके पास है। टेक्स्ट बुक में और नोट्स में फ़र्क होता है। लक्ष्मी वाले के तो लक्ष्मी है। ठीक है, वो काम चला देगी, आपका पास हो जाएगा, लेकिन शब्दावली में नहीं आती, क्या कर सकते हैं। कोई और कुछ प्रश्न है आपके मन में? वैसे तो बहुत प्रश्न चले रहे हैं सुबह से, लेकिन इसके अलावा, इस विषय के अलावा अगर आपके मन में कोई और प्रश्न हो ना, हमारे प्रैक्टिकल में क्या होगा, पेपर में क्या होगा, वो पूछ सकते हो आप लोग। अभी तो सभी को भूख लगी हुई